Hello everyone, this is Prince Mind Nivasi. So in this series, we are covering the basic stock market course. So this is module 9 and we have cleared, the module 8, right? I hope वो आपको आठों के आठों मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने बहुत सरल तरीके से इसको कवर किया है, राइट? सो आज हम जो है मॉड्यूल 9 कवर करेंगे, राइट? सो मॉड्यूल 9 इज अबाउट बेसिक एनालिसिस अप्रोच, राइट? सो हम लोग जो है जो अप्रोच लगता है मार्केट के अंदर, उन दोनों को कवर करेंगे, राइट? सो मार्केट में हमें दो तरह की चीजों को हमने डिस्कस किया था। दो ही तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग, राइट? दूसरा होता है ट्रेडिंग, राइट? उसी बिहाफ पे हमारे लिए अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस मैटर करता है। एंड ट्रेडिंग में अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट्स एंड टेक्निकल पैटर्न बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो हम लोग जो है आज दोनों एनालिसिस को समझेंगे। थोड़ा डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा वो प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए होगा, जहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टिंग सीखेंगे, किस तरीके से हम वहाँ पे अप्रोच को फॉलो करते हैं। एंड जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं, तो उसको हम ब्रीफ में समझेंगे। उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे। एंड दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, राइट? ये उनके लिए जो ट्रेडिंग करते हैं एक्टिवली, राइट? डे ट्रेड, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड एंड ऑल। तो आज हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि जब हम ब्रीफ में सीरीज को कवर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहां पे आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाए। सो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम जो है समझेंगे आज फंडामेंटल एनालिसिस एंड द टेक्निकल एनालिसिस, राइट? सो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम जो है कुछ चीजों को ब्रॉड वे में समझते हैं, राइट? सबसे पहले होता है कि अगर हम किसी कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हैं तो हम क्यों देख रहे हैं, राइट? तो जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, राइट, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम उसका निकालते हैं कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। मतलब कि उसका जो इंटरनल वैल्यू क्या है। जैसे मानो मैं कोई शेयर आज 10 रुपए में बाय कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे पता होना चाहिए कि उस स्टॉक का 10 रुपए वैल्यू जो है वो कौन से फैक्टर पर है, राइट? अगर वो फैक्टर हमें नहीं पता है तो मतलब कि मैं जो इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ वो बेबुनियाद कर रहा हूँ, राइट? मतलब कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ उस तरीके से। सो हमें फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए अगर हम जो है बोले तो इन्वेस्टिंग करते हैं, तो राइट। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जितने भी बिगनर्स हैं उनका जो जर्नी है ट्रेडिंग का वो इन्वेस्टिंग से ही शुरू होता है। मुझे लगता है वही एक बेस्ट पार्ट है। जितने भी न्यू कमर्स हैं सबसे पहले उन्हें इन्वेस्टिंग करना चाहिए इस मार्केट के अंदर, राइट? इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे, राइट? क्योंकि ये विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, इन्वेस्टिंग इम्पॉसिबल, राइट? कर लोगे आंख में से कई पैसा डाल दोगे, कभी बन जाएगा, कभी पैसा गल जाएगा, राइट? जब तक हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो क्या है, राइट? कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, राइट? कंपनी का धंधा क्या है, कौन सा इंडस्ट्री है, राइट? उसका इकोनॉमी में क्या ग्रोथ है, इकोनॉमी में क्या उसका योगदान है, राइट? उसका बिजनेस इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ है, राइट? ऑल दिस जो फैक्टर्स कम्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत सारे भाषा में इसको कवर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट? तो फंडामेंटल एनालिसिस करने का केवल जो रीजन है वो है कि हम जो है कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकें, राइट? तो कंपनी का हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है बैलेंस शीट, राइट? सो बैलेंस शीट हमें बताता है कि कंपनी पे कितना असेट्स है। असेट्स मतलब कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, मतलब कितनी उसके पास मशीनरीज है, कितना उसके पास जमीन है, राइट? कितना उसके पास पेटेंट है। पेटेंट मतलब कि जो कंपनी का एक इनर वैल्यू है वो क्या है उसके पास, राइट? दूसरा होता है बैलेंस शीट, हम समझेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब कि कंपनी के पास कितना उधारी है, राइट? बैंक से कितना लिया है, कितने उसमें इन्वेस्टर्स हैं, राइट? एंड कहाँ कहाँ उसको पैसा वापस करना है, राइट? दूसरा हम जब कंपनी एनालिसिस करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट से हमें पता लगता है
कि कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं, राइट, कंपनी ने प्रॉफिट क्या किया है, राइट, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, राइट। तो ये चीजें हम लोग कवर करते हैं। फिर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो हम समझते हैं कि कितना पैसा कंपनी के अंदर इन हुआ और कितना पैसा कंपनी के अंदर आउट हुआ, राइट। तो जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालते हैं, तो हमें बैलेंस शीट रीड करना अच्छे से आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट रीड करना अच्छे से आना चाहिए, एंड कैश फ्लो को अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए मैटर करता है कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, राइट, किस तरीके का कंपनी के मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है, राइट, उन्होंने किस तरीके के डीलें की हैं इंडिया से बाहर, कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेके, एंड किस तरह का क्वालिफिकेशन के पास है, राइट। फिर हम बात करते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। कम्पिटिटिव एडवांटेज में हम एक मॉड्यूल होता है SWO2, इसमें हम समझते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेस क्या है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनीज के पास थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स मतलब कि कंपनी के पास ऐसा मार्केट में कौन है जो कंपनी को चैलेंज करेगा, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग कहाँ समझेंगे, ये सब चीजें समझेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, जिसको हम ब्रीफ कोर्स में एक अलग से सीरीज बना के कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो है एक नॉर्मल व्यू लेके चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट्स द बिगनर्स कोर्स है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री की कंडीशंस क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, राइट। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो हम इन चीजों को भी समझेंगे, ठीक है। द एम इज डिटरमाइन इफ अ स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग समझते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब कि ज्यादा खरीदा गया है, या फिर ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब कि अंडर वैल्यूड है, मतलब कि ज्यादा उसको सेल किया गया, राइट। सो बाय द फंडामेंटल एनालिसिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। या सो आई नीड अ सेकंड, या ओके। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, वेयर इज आई एम, ओके। सो ऐसे की इंसाइट में ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो हम लोग यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। मेरा पेन कहाँ गया, चलिए ये आ गया, राइट। कभी कभी ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, चलो मैनेज करते हैं। सो वेट अ सेकंड, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी गोल टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक which help investor decide whether buy hold or sell, right। तो फंडामेंटल एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कोई भी कंपनी का अगर मैंने स्टॉक आज बाय कर रखा है, राइट, तो क्या मैं उसे और बाय करूं, क्या मुझे कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रहा है, या कंपनी के पास और काम आने वाला है कि मैं उसे और होल्ड करूं या और बाय करूं, राइट। होल्ड मतलब कि हमें लगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ और आने वाली है तो हम उसे होल्ड करेंगे, और हमें लगता है कि कंपनी में ग्रोथ जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कुछ फैक्टर कंपनी के ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस करेंगे तो ये गिर सकता है, तो हम क्या उसे सेल कर सकते हैं, राइट। तो हम तीन डिसीजन पे हमेशा पहुंचते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, क्या और हमें नया बाय करना है, या हमने बाय कर रखा है तो क्या हम इसे और होल्ड करें फर्दर ग्रोथ के लिए, या फिर ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में कंपटीटर बढ़ रहे हैं तो नीचे आ सकता है तो क्या हमसे सेल करें, राइट। तो तीन चीज ही है जो हमें फंडामेंटल सिखाता है, एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द वेल्थ क्रिएशन, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अप्रोच अप्रोच थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो अप्रोच हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस में लगते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा EIC मॉडल, राइट। ई फॉर यहाँ पे है आपका इकोनॉमी, राइट। आई फॉर यहाँ पे आपका है इंडस्ट्री, राइट। सी फॉर यहाँ पे आपका कंपनी, राइट। ये तीन फैक्टर हैं, इसको हम EIC मॉडल बोलते हैं, राइट। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हम टॉप से चलेंगे एंड डाउन की तरफ, राइट। तो टॉप पे हमेशा हम किसको रखते हैं, इकोनॉमी को, राइट। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में कौन है जो इकोनॉमी को आगे लेके चल रहा है, वो आपकी इंडस्ट्री, राइट। तो हम इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, एंड इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, वो चला रही है हमारी कंपनी, राइट। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हम सबसे पहले रीड करेंगे इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है मार्केट के अंदर, राइट। फिर उसके बाद हम समझेंगे कौन कौन सी इकोनॉमी में
इंडस्ट्री हैं जो लीड कर रही है, राइट? जैसे मान लो फार्मा लीड करने वाला है, या आईटी सेक्टर लीड करने वाला है, या बैंकिंग सेक्टर लीड करने वाला है, राइट? तो हमने देखा कि सबसे पहले इकोनॉमी में बेस्ट लग रहा है कि आने वाले 5 साल में इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगा, राइट? अब हम उसमें देखें कौन कौन सी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगी। हमने कहा जी कंजम्पशन वाले जाएंगे, तो एफएमसीजी चला गया, फार्मा दिख रहा है तो फार्मा, राइट? तो फिर हम इंडस्ट्री में आते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी को रीड करेंगे, इकोनॉमी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आने वाले 5 साल का फोरकास्ट कैसा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ अच्छा करेगा, राइट? तो फिर हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो पार्टिसिपेट करेंगी उस ग्रोथ के अंदर। तो हम देखेंगे फार्मा है, कि वो एफएमसीजी है, या आईटी है, या ऑटोमोबाइल्स है, राइट? तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री है। फिर उनको हम रीड करते हैं। देन फिर हम आते हैं, ऐसे मानो मुझे लगा कि फार्मा जो है लीड करेगा आने वाले 5 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर, राइट? तो फार्मा इंडस्ट्री से मेरे को निकल के आया कि मेरे पास मैनकाइंड है, राइट? टोरेंट फार्मा है ना, राइट? ग्लेनमार्क है, राइट? तो इनमें से फिर हम कंपनीज को उठाएंगे, देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का लायबिलिटीज क्या है, कंपनी ने पास्ट में कैसे किया था, कंपनी अभी क्या कर रही है, राइट? सो सबसे पहले हम इकोनॉमी को रीड किया, फिर हमने इंडस्ट्री को रीड किया, फिर हमने कंपनी को रीड किया। तो हम सबसे पहले कहाँ चले, टॉप से चले किधर, डाउन की तरफ। मतलब कंपनी को हमने कहाँ रखा, सबसे लास्ट में। तो हम इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, राइट? बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड आपको मजा भी आ रहा होगा इसको समझने में। तो हमें EIC मॉडल ध्यान रखना है। इट्स ब्यूटी ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? तो दूसरा जो अप्रोच है, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में यूज करते हैं, वो अपना है बॉटम अप एनालिसिस, राइट? तो बॉटम अप एनालिसिस क्या है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं यहाँ से। सो आई नीड, या सो बॉटम अप, राइट? अभी हमने रीड किया था टॉप डाउन, हम बात करेंगे बॉटम अप, राइट? तो बॉटम अप में हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही लेके चलना है, EIC मॉडल। EIC मॉडल में हमारे पास सी कहाँ पे था, इकोनॉमी था हमारे पास टॉप पे, इंडस्ट्री था हमारे पास मिडिल में, एंड कंपनी था हमारे पास बॉटम में, राइट? बॉटम अप का मतलब है कि हम बॉटम से चलेंगे किधर, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हम पहले कंपनी को रीड करेंगे, कंपनी को समझेंगे, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्री में आती है। फिर हम इंडस्ट्री को समझेंगे, जैसे स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूँ वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, एंड वो इंडस्ट्री आने वाले 2 साल में कैसा मार्केट में लीड करने वाला है, राइट? उसका फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमी क्या करने वाली है, राइट? तो फिर हम समझेंगे कंपनी किस टाइप का है हमारा। मैंने समझो कि मेरे को फार्मा का स्टॉक चाहिए, ग्लेन मार्क का, राइट? तो सबसे पहले मैं समझूंगा ग्लेन मार्क कंपनी है क्या, राइट? फिर मैं जाऊंगा ग्लेन मार्क कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में आता है जी, फार्मा में आता है, तो मैं देखूंगा फार्मा में आने वाले 2 साल में क्या तेजी है या नहीं है, राइट? कैसा चार्ट उसका दिखता है एंड ऑल, राइट? उसके बाद फिर मैं देखूंगा इकोनॉमी को। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी से, फिर इंडस्ट्री, फिर आपका इकोनॉमी। तो ये आपका हो गया बॉटम अप अप्रोच, राइट? तो हमने जो है दोनों अप्रोच जो फंडामेंटल एनालिसिस में लगता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच, दोनों समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। EIC मॉडल को ध्यान रखना है, E फॉर इकोनॉमी, I फॉर इंडस्ट्री, एंड C फॉर कंपनी, राइट? इसके अलावा उसका ब्रेक डाउन और हम लोग इसे नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं अभी, आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कंपनी को देखते हैं। अब कंपनी में क्या देखेंगे, कंपनी का हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, राइट? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। कंपनी का इनकम क्या है, कितना रिवेन्यू आ रहा है, इसमें कितना खर्चा है, खर्चा निकाल के रिवेन्यू से कितना प्रॉफिट कंपनी के पास है, प्रॉफिट हो रहा है या घाटा हो रहा है, ये हमें देखना जरूरी है, राइट? फिर फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर हम देखते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी के पास क्या संपत्ति है, क्या असेट्स है, राइट? कहाँ कितना जमीन है, कितना मशीनरीज है, राइट? लायबिलिटीज में क्या उधारी है, क्या नहीं है, राइट? फिर हम समझते हैं कंपनी के पास इक्विटी क्या है। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है आपका असेट्स, मतलब कि जो आपका संपत्ति है, संपत्ति में क्या माइनस कर देंगे, उधारी माइनस के लायबिलिटीज, राइट? तो इस तरीके से हम इक्विटी को डिसाइड करते हैं। फिर हम कैश फ्लो देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, राइट? एंड उसका इससे हम असेस कर पाते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है। एंड टू हमें पता लगता है कि अगर कंपनी के पास खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में है, और कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, इसका मतलब कंपनी पैसा मार्केट से उठाएगी बाहर उधार,
इसका मतलब है कि उसके पास लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, राइट। तो हमें हर चीज को समझ के चलना होता है, राइट। सो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें हैं जो मतलब कि हमें समझनी होती है। तो सबसे पहले की फैक्टर्स में हम समझते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि किसी भी स्टॉक का आज प्राइस 10 रुपए है, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, मतलब कि करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, कि हमने एक शेयर पे कितने रुपया कमाया। ऐसे मानो कि करंट प्राइस स्टॉक का है आज 10 रुपए, एंड इस कंपनी का ईपीएस निकल के आया था 2 रुपए। इसका मतलब है कि हम पर एक स्टॉक पे कितने रुपए कमा रहे हैं, 2 रुपए। तो कंपनी का करंट प्राइस 10 में हम भाग देंगे 2 का, इसका मतलब है कंपनी का ईपीएस कितना है, 5 रुपया, राइट। इसका मतलब है कंपनी का ईपीएस हो गया कितना, 5 रुपए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना आ गया, 5 रुपए, राइट। सो ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हम समझ पाते हैं कि हम 2 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए स्टॉक में डाल रहे हैं। मतलब कि हम 2 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, राइट। जैसे मानो करंट प्राइस कोई स्टॉक का 100 रुपए है, राइट, और उसका ईपीएस जो है 5 रुपए है। इसका मतलब है कि हम 5 रुपए कमाने के लिए उस स्टॉक को 100 रुपए में बाय कर रहे हैं। मतलब कि हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं 5 रुपए कमाने के लिए, राइट। तो ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। थोड़ा ब्रीफ में हम जब सीरीज कवर करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा नॉर्मल इसको समझ लीजिए, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो जनरल टर्म हमें समझना है, राइट। दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि हमारा कितना प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे, मतलब कि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। एंड इक्विटी का मतलब होता है आपका नेट वर्थ ऑफ कंपनी, राइट। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो है, जो हमारा कंपनी का नेट वर्थ है, ठीक है, वो जो है नेट प्रॉफिट पे जो है किस तरीके से निकाल के दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का जो पूरा जो पैसा लगा हुआ है वो आपको नेट में कितना पैसा निकाल के दे रहा है। इसलिए हम आरओई निकालते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि पूरा जो हमने इक्विटी पैसा डाला है वो कितना हमें रिटर्न दे रहा है एंड ऑफ द डे, राइट। दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे हम पता करते हैं कि कंपनी कैसी सिचुएशन में आज खड़ी है। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना लाइबिलिटीज है, मतलब कितना डेट है, मतलब कर्ज है, एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब नेटवर्थ, राइट। मतलब इस मानो 10 रुपया किसी कंपनी के पास कर्जा है, उसकी नेटवर्थ 100 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 10 उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब है कि कंपनी का अगर 100 रुपीज जो है नेटवर्थ है, तो उसमें 10 रुपया क्या है, उसके पास कर्जा है, राइट। तो डेट टू इक्विटी रेशियो से हम पता लगाते हैं कि कंपनी कितना रीजनेबल है, कितना उसके पास कर्जा है, और किस तरीके से हमको आगे लेके चल सकते हैं। तो बीच में हम थोड़ा सा समझेंगे जब हम लोग पूरा फाइनेंशियल सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे उस टाइम पे। आई होप ये इतना आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। चलिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। कुछ चीज़ें जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, राइट। अगर लीडिंग पावर अच्छी सी नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी जो है लैक करेगी, राइट। जैसे कि असेसिंग द कॉम्पिटिटेंस। एक अच्छा मैनेजमेंट जो है हमेशा फ्रंट से लीड करता है, राइट। जैसे कि टाटा में अगर हम देखें, रतन टाटा ने जो है टाटा कंपनी को काफी ऊपर ले जाके लीड किया। एक टाइम वो था कि इंडिका को जो है वो बेचने चले गए किसके पास, फोर्ड कंपनी को, राइट। जब वहां से इनको बिल लगा कि मेरे लिए तो बेइज्जती है, राइट। देन दे लीड इन द फ्रंट विद द ग्रेट लीडरशिप। तो उन्होंने दिखाया कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है। एंड वही इंडिका द बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो मैनेजमेंट मैटर करता है किसी कंपनी के अंदर, राइट। एंड मैनेजमेंट में उसका एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी, किस तरीके से वो लोग मिलकर काम करते हैं, लीडरशिप एंड ऑल, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है मैनेजमेंट क्वालिटी का। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, राइट। एंड वो किस तरीके से कंपनी को यूनिक बनाता है इस कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, राइट। तो बिजनेस मॉडल प्लस में उसका मोट मोट मतलब कि
का क्या बेस्ट है, राइट। जैसे मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बिस्किट लेने जाते हैं तो हमेशा पार्ले ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्ले का जो यूनिकनेस है वो काफी यूनिक है इंडिया के अंदर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आई नीड टू नो। आगे बढ़ते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कंपनी के लिए। कम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि क्या आपका ब्रांड स्ट्रेंथ है, क्या आपका पेटेंट्स है, क्या आपकी कॉस्ट एडवांटेज है, राइट। ऐसे मानो कि कोई चीज जो है, कोई ऐसे मानो कि मैं एक पेन लेने गया मार्केट के अंदर, राइट। कोई एक कंपनी है वो उसको 10 रुपए में बनाती है एंड 12 रुपए मार्केट में सेल करती है। एक बी कंपनी है जिसके पास रिसोर्स अच्छे नहीं है, वही पेन वो 11 में बना रही है और मार्केट में 12 में बेच रही है। हो सकता है कि वो 13 में भी बेचे। इसका मतलब है कंपनी ए कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि उसके पास कॉस्ट एडवांटेज है, उसका हो सकता है पेटेंट अच्छा हो, ब्रांड स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो सकता है कि बी कंपनी उसी प्रोडक्ट को 8 रुपए में बना के 12 में बेच रही हो। इसका मतलब है कि बी कंपनी का जो क्या है ब्रांड स्ट्रेंथ अच्छी होगी कहीं ना कहीं, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवेल्यूटिंग द कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस बोर्ड स्ट्रक्चर एंड द ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है, बोर्ड स्ट्रक्चर में ज्यादा मैटर करता है। ऐसा ना हो कि किसी एक कंपनी के अंदर जितने बोर्ड मेंबर्स हैं वो एक फैमिली से हो और कहीं ना कहीं वो कंपनी को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, राइट। मोस्टली मैंने देखा है कंपनीज के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड स्ट्रक्चर होती है, वो कहीं ना कहीं बाहर से लोगों को हायर करते हैं मैनेजमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना होता है कहीं ना कहीं, राइट। बाय कंबाइनिंग दीज एस्पेक्ट इन्वेस्टर कैन गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी रियल वर्थ। मतलब कि हमने EIC मॉडल समझा, उसके बाद हमने कंपनी का स्टेटमेंट समझा, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, राइट। ये चीज हमने समझी। उसके बाद हमने समझा कि कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का गवर्नेंस कैसी है, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ये सब चीज हमने कवर की। इसका मतलब है जब कोई कंपनी इन सब पैरामीटर्स में खराब करती है तो वो कंपनी जो है इन्वेस्ट के योग्य है, राइट। उसमें हम पैसा डाल सकते हैं और हम यू नो उसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं, अपना वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे रीड एवरीथिंग जो हमने आज डिस्कस किया है, वो उस चीज को बड़ा ब्रीफ में देखते हैं, समझते हैं, सो दैट कि वो लोग जो है एक अच्छा पैसा मार्केट से बना सकें, राइट। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अभी हम लोग वेट अ सेकेंड, या तो अभी हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस ये समझेंगे, जो कि अ, काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस सेशन को यही हम लोग खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर कर लेंगे। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और जो लोग बिगनर्स हैं उनका शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।